सर मेरी हाँ, यस, यस, विजिबल। यस सर, माय टॉपिक इज वर्चुअलाइजेशन। दीपाली, प्लीज मेक इन इसको आप रनिंग मोड में कर दो। F5 पे जो भी रनिंग साइड शो कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। ये है ना श्योर सर। साइड शो, हाँ, उस पर करते तो अच्छा दिखेगा। रिव्यू के बगल में है, देखो साइड शो। किस ऊपर पे जो सर? टैब है ना, ये टैब है ना, होम, इंसर्ट, डिजाइन, यस ट्रांजिशन, सर। एनिमेशन। देन वहां पे यस देखो सर। साइड शो, साइड यस सर। शो कर दो। फ्रॉम यस बिगिनिंग, सर। फ्रॉम बिगिनिंग। यस सर। यस, नो, नो, नो। यस, सर मेरा यस, टॉपिक है गो अहेड। वर्चुअलाइजेशन। सर मैं ओके, कंटिन्यू? यस, यस, यू कैन कंटिन्यू। या सर माय टॉपिक इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी अपनी फिजिकल डिवाइस से, जब भी हमारे पास कोई सर्वर या कोई फिजिकल डिवाइस होती है और उसको हम वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। सर ओके, हाँ, यस, यस, सर गो आप, अहेड, यस। यस सर। जैसे कि अगर हमें कोई सर्वर बनाना होता है और उसके लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोसेसर, रैम, रोम और नेटवर्क होता है, तो उसका ओके। यूज करके हम अपना एक सर्वर बना लेते हैं या फिर एक हम फिजिकल डिवाइस बना लेते हैं। अब हम्म, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है या किसी के साथ हमें वो शेयर करना है हम्म, और किसी को जैसे रैम, रोम या किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम अपनी फिजिकल डिवाइस तो इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं। इसलिए हम करेक्ट। लोग हाइपर इसलिए हम लोग हाइपरवाइजर का यूज करके जो हमारी फिजिकल मशीन होती है, जो हमारा सर्वर होता है, उसको हम लोग वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। और इसमें जिस पर वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं होस्ट मशीन। और जो वर्चुअल मशीन होती है इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट मशीन। द रोल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का यूज करके हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को सेम सर्वर पर एट द सेम टाइम रन करवा सकते हैं। और ये जो हमारा वर्चुअलाइजेशन होता है, इसका यूज करके हम अपने उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं और इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब आता है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक तरह का सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर कह सकते हैं। इसका यूज हम इसका यूज करते हैं वर्चुअल मशीन को मॉनिटर या मैनेजर करने के लिए। और इसका यूज इसलिए भी करते हैं कि हम अपनी फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकें। ये दो तरीके का होता है, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर जो होता है, इसको हम लोग बेयर मेटल और एम्बेडेड हाइपरवाइजर भी कहते हैं। इसमें जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बल्कि ये बेयर सिस्टम या फिर हार्डवेयर सिस्टम पे ही इंस्टॉल्ड होता है। और करेक्ट। ये क्या सर? हाँ, यस, गो अहेड। या सर, ये एक इंडिपेंडेंट होता है। ये जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। और अगर हमारे जितनी भी हमारी गेस्ट मशीन होती है, जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है, अगर इनमें से कोई एक मशीन खराब भी हो जाती है, अगर कोई एक मशीन खराब होती है, तो ये बाकी मशीन पर अफेक्ट नहीं करता है। और दूसरा हमारा आता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर जो होता है, टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने सिस्टम पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल किए बिना टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज काम नहीं कर सकता। और इसलिए सिर्फ इसी वजह से ये जो हमारा टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। और अगर इसमें हमारा बेस हार्डवेयर खराब हो जाए, या अगर बेस हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत आ जाएगी, तो हमारा जो पूरा सिस्टम होगा वो क्रैश कर जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। जो वर्चुअलाइजेशन होता है, ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जो हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली जो हमारा वर्चुअल मशीन होती है या फिर जो हमारी वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली अपने हार्डवेयर सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि इसका मेन काम सर्वर प्लेटफॉर्म पर होता है, क्योंकि जो हमारी फिजिकल मशीन होती है, इनको कंट्रोल करना, इन पे वर्क करना ज़्यादा टफ होता है और वर्चुअल मशीन पर काम करना ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से हम लोग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन।
ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में हम लोग जो हमारा वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है, इसको हम लोग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, ना कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, इसको हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई कर सकें, टेस्ट कर सकें। तीसरा होता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन में हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन मैनेजर को सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। इसका यूज़ हम लोग करते हैं एक सिंगल फिजिकल मशीन को हम लोग कई सारी मशीन्स पे में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे उसका वर्कलोड कम हो जाता है। ये चौथा होता है हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो नेटवर्क स्टोरेज से ग्रुप बनाती है फिजिकल स्टोरेज का। इसका मेन काम होता है बैकअप और रिकवरी के लिए। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। हमारा पहला एडवांटेज होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सिस्टम फेल्योर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे अगर हमें अपने क्लाइंट को कोई काम करके देना है, और मैक्सिमम सारी प्रॉब्लम एट द लास्ट ही होती हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और बीच में हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है या हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसी दिन हमें अपने क्लाइंट को वो जो भी हमारा काम है वो डिलीवर करना है, तो हमें हमारी कंपनी या उसकी भी नाम खराब हो सकता है। इसलिए ये जो हमारा वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके हम लोग इसको एक दूसरी डिवाइस पर भी सेव करके रखते हैं, जिससे कि उस डेटा को अगर हमारे जो हम जिस डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं, अगर उस पे वो नहीं चल रहा है या अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई या वो क्रैश हो जाता है, तो हम दूसरी डिवाइस से उस डेटा को ले करके उस काम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है हैसल फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है कि हम अपने डेटा को फिजिकल डिवाइस से वर्चुअल डिवाइस में और वर्चुअल से फिजिकल सर्वर से वर्चुअल में, वर्चुअल से फिजिकल में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। स्मूथर आईटी ऑपरेशन। इसमें ये जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा आईटी फील्ड में ही वर्क कर रहा है, क्योंकि जिस काम को करने में, कि डिवाइसेस पे चीज़ों को इंस्टॉल करने में, उनको मेंटेन करने में, उनको मैनेज करने में जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, डेज या वीक, उसको हम लोग बहुत ही मिनट्स या आवर्स में ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए आईटी में ये बहुत ही यूज़फुल है। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। इसका ये फिफ्थ एडवांटेज ये है कि जो वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके हम लोग कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, और 70% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। रिकवरी इज़ ईजी। इसका हम लोग बैकअप हमेशा संभाल के रखते हैं, इस वजह से हम इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। डिसएडवांटेज में सबसे किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका डेटा। अगर उसके डेटा लीक हो जाए या किसी और कंपनी के पास पहुंच जाए, तो ये उसके लिए सबसे बुरी बात होती है। तो वर्चुअलाइजेशन के में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे वो कहा जाता है कि वो उसमें रिस्क को हैंडल करने की वो नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है, और ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है। अगर हमारे फ़ोन में या हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। जब इंटरनेट होगा सिर्फ तभी वो काम करेगा। और तीसरा है हमारा वुलनरेबल इन द इवेंट ऑफ एन अटैक। इसका मतलब होता है कि जब भी, क्योंकि ये एक वाइड रेंज में होता है इंटरनेट, तो ये जो अगर हमारा डेटा कभी भी लीक हुआ तो एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पे लीक होगा, जिसकी वजह से लोग इस पे अटैक कर सकते हैं, और हमारी जो हमारा डेटा होता है वो हैकर्स उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। खत्म हो गया सर। ओके, रेफरेंस कहाँ है आपका दीपाली? कैसा? यस सर। रेफरेंसेस कहीं से रेफरेंस वगैरह ऐड नहीं किया इसमें? रेफरेंस आपने कहीं से इसको कॉपी या कहीं से हेल्प ली होगी ना, या सब आपका या अपना ये लिखा हुआ है? नो सर, फ्रॉम गूगल। फ्रॉम गूगल, देन यू हैव टू लाइक say thanks to Google na in the last slide. ओके, सॉरी सर। आई Saying, विल। reference is a way of saying thanks, है ना? ओके, सॉरी आप सर। रेफरेंस देती हैं तो लास्ट स्लाइड में हमेशा रेफरेंस वगैरह ऐड कर दिया जाता है। फिगर्स कहीं से ले रहे हैं आप, कोई डेफिनेशन ले रहे हैं, कुछ इस तरह के आपने डेटा लिया हुआ है कहीं से,
तो अगर से आपने अपना फिगर बनाया हुआ है देन इट्स गुड, अगर से आपने अपना नहीं बनाया है, कहीं से कॉपी किया है, तो आप उसको रेफरेंस लेकर आप वहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है? हाँ, भई हमने ये चीज़ें ली हुई हैं, ये रेफरेंसेस है। बाकी मान लीजिए हमको डिटेल में देखना हो उस चीज़ को, तो ये आप 5-10 मिनट में आप पूरी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर नहीं सकती हैं। इन केस यस सर। आपकी पीपीटी मैं देखूँगा और मुझे इस रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जानना है, तो मैं उस लिंक पे जाऊँगा, ही वहाँ पे मैं जाके पूरा अच्छे से कर पाऊँगा। Okay, very good, Deepali. Very good presentation. थैंक यू। So anyone having any doubt, then you can ask from Deepali. Deepali, मुझे host बना दीजिए पहले, सबसे पहले। Just click on my name and then there is an option make host. किस पे सर क्लिक करूं? मेरे नाम पे रज़ा हैदरी लिखा हुआ है ना, उस पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा मेक होस्ट करने का। नहीं आ रहा है। हर एक सेक्टर के लिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। यस सर, मतलब हर सेक्टर के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं जो यूज होते हैं, वो तय किए गए हैं सर। कुछ इसके रूल हैं, एक हिप्पा, ग्लैब, पीसीआई, डीएसएस, फेरपा। सर इसका फर्स्ट रूल है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हिप्पा। सर ये अंडर हिप्पा प्राइवेसी रूल एंड एंटिटी वे नॉट यूज और डिस्क्लोज प्रोटेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन अनलेस बी परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय द रूल ऑथराइज्ड इन रिटन बाय द इंडिविजुअल अफेक्ट। सर ये है सर हेल्थ इंफॉर्मेशन, जैसे सर HIPAA security rule complement the privacy rule and deals especially with electronic protect health information. It lays out the 3 type of security safeguard required for compliance: administrative, physical, and technical. The rule identifies various security standard. For each of these required specification must adopt the administered as dictated by the rule. सर स्पेशली सर ये हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारी हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है सर, उसके लिए होती है, उसमें उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं सर। ये आपके साइड पे शो तो हो रही बट मूव नहीं कर रही, इसलिए कह रहा हूँ उसको उसमें कर दीजिए। आपकी सिर्फ मुझे फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, क्यों अली जमान? हम लोग आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट स्लाइड। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ आप बिगनिंग किया है? शो क्यों नहीं, फिर से कीजिए। ओके सर। वो रनिंग मोड में दिख नहीं रहा है, पता नहीं। वैसे नहीं, आप वहां पे आइए बेटे, आप साइड शो में आइए, देखिए बिल्कुल लिखा है ना फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, क्लिक कीजिए। यहीं से किया था। नो सर नहीं हो रही है, हम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इसमें वही स्लाइड दिख रही है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप जब वन पे स्विच करें तो आप अपने आप माउस से स्विच करते रहिए, ठीक है? ओके सर। ओके, यस सर मेरा सेकंड इसका रूल ग्राम लीच बैली एक्ट। सर ये स्पेशली होता है फाइनेंशियल, जब कंपनियां मतलब कंपनी कोई प्रोडक्ट या वो मतलब इंश्योरेंस देती है सर उसके लिए होती है फाइनेंशियल स्टोरिंग डेटा इन क्लाउड, फाइनेंशियल प्राइवेसी रूल एंड द सेफगार्ड। इसके 2 रूल हैं। द फाइनेंशियल प्राइवेसी रूल रिक्वायर इंस्टीट्यूशन टू नोटिफाई ईच कस्टमर एट द टाइम द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश एंड एनुअली देयरफॉर अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड। सर दूसरा रूल होता है सेफगार्ड रूल रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप अ रिटन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान दैट डिस्क्राइब हाउ द कंपनी प्लान्स टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स नॉन पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन। सर ये रिटन होता है जो पब्लिक की इंफॉर्मेशन होती है उसको सर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है सर वो मतलब ठीक है, आप टाइम ले, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर आप ये एक लर्निंग प्रोसेस ही, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पीसफुली रहिए एकदम, ओके? आराम से बताइए। यस सर। सर उसको वो रिटन मतलब रिटन फॉर्म में सेफ होती है सर। और मेरा थर्ड रूल्स है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी। द पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS was jointly developed by Visa and Mastercard to simplify compliance merchant and payment process। सर ये ऑनलाइन पेमेंट हुआ सर, और वीजा पेमेंट इस सर इसके लिए बनाया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई कुछ गलत करता है सर उसके लिए होता है। It has 6 core areas, 12 requirement that over
cover best practice, the perimeter security, data privacy and layered. So first rule होता secure network, secure card holder data, manage vulnerable management, access control, network and information security. So fourth, family education right and act, especially सर ये होता है FERPA is federal law that protect student information. सर ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कॉलेज में जैसे बच्चों का सर डेटा होता है सर, उसको स्पेशली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. Protect student information collect by educational institution and associated vendor. These institutions must have the student content prior to disclosure of personal data, including grades, enrollment status, or billing information. Protection of student information according to FERPA regulation is a key consideration is using cloud-based application that handle student record. IT administrator must be aware of information that pass to a cloud network or application. सर हो गया सर, इसका रेफरेंस है riskcloud.com गूगल सर. 4 अच्छा पहली स्लाइड पर आइएगा, सेकंड स्लाइड पर आइए. सेकंड स्लाइड क्या दिखाया था आपने, मैं देख नहीं पाया था. सेकंड स्लाइड यस सर, ये हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है. इसमें क्या क्या होता है बस बोल दीजिए, स्लाइड शो नहीं हो पाई थी. सर अंडर सर ये हेल्थ सर हॉस्पिटल सर ये हेल्थ के जैसे सर कोई पेशेंट है सर उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है. अच्छा आपने क्या बताया, एक तो आपने हेल्थ के लिए पॉलिसी बताई जो एक्ट होंगे हमारे, और एक बताया आपने पेमेंट वगैरह का रिलेटेड है ना, और क्या था एक ग्राम लीच वैली एक्ट सर. ये जैसे इकोनॉमिक या सर फाइनेंशियली जब कोई कंपनी देती है प्रोडक्ट या फिर इसके लिए पॉलिसी होती है. और एक होती है सर FERPA, ये होती है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में उनका डेटा सिक्योर करने के लिए यूज होता है. सर इसके 4 लॉज सर बताइए. यस सर. सर इसका रेफरेंस riskcloud.com से गूगल से निकाला था. ओके वेरी गुड स्वाति. अब मुझे फिर से हॉस्ट बना दीजिए आप जल्दी से. यस सर.